Good evening everyone, this is Kirti Tiwari and in this video we will discuss practice paper 34 from Dr. Ranjit Singh and practice paper 1 to 33 we have already discussed on the channel. So guys, if you are preparing for TZT and PZT and visiting first time on my channel, so please subscribe it so that you may get all the videos of the series because it is very beneficial for all state TZT PZT exams. And now discuss practice paper 34. देखिए प्रैक्टिस पेपर 34 का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर विच टाइप ऑफ पोइम इज़ इन मेमोरियम। इन मेमोरियम किस प्रकार की कविता है। ये एक एलेजी है, सोनेट है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है या फिर ये एपिक है। सो ये पोइम लिखी गई थी टेनिसन के द्वारा उनके एक बिलवड फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम की डेथ पर लिखी गई थी 1833 में। 1833 में ये लिखी गई थी उनकी फ्रेंड की डेथ पर, है ना। सो ये एक एलर्जी है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, एलर्जी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ पोएम इज यूलिसेस बाई टेनिसन। यूलिसेस किस प्रकार की कविता है टेनिसन के द्वारा जो लिखी गई। सो गाइज ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो टेनिसन ने लिखी है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, ड्रामेटिक मोनोलॉग। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर टेनिसन बिकम पोइट लॉरियट। किस ईयर में टेनिसन पोइट ऑफ लॉरियट बने। सो टेनिसन पोइट ऑफ लॉरियट बने थे आफ्टर वर्ड्सवर्थ के बाद में वो बने थे। उनकी डेथ हुई थी 1850 में वर्ड्सवर्थ की और उसके बाद इन्हें बनाया गया था। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, 1850। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच पोइट ऑफ विक्टोरियन एज इज कॉल्ड पोइट ऑफ होप। विक्टोरियन एज के कौन से पोइट ऑफ होप के नाम से जाने जाते हैं। सो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग है। रॉबर्ट ब्राउनिंग को एज अ पोइट ऑफ होप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, रॉबर्ट ब्राउनिंग। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हु रोट द मोनोलॉग द लास्ट राइड टुगेदर। द लास्ट राइड टुगेदर एक मोनोलॉग है जो किसके द्वारा लिखी गई, तो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, रॉबर्ट ब्राउनिंग। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ कॉल्ड द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। यानी कि ड्रामेटिक मोनोलॉग का ग्रेटेस्ट राइटर किसे माना जाता है। सो रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ कॉल्ड द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। रॉबर्ट ब्राउनिंग को ड्रामेटिक मोनोलॉग का महानतम राइटर माना जाता है। यानी कि इवन वो यही फॉर्म में सक्सीड हुए। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी, पोइम भी लिखी और ऐसे वगैरह सब, मतलब प्ले वगैरह सब कुछ लिखा। लेकिन जब उन्होंने इस केवल एक यही लिटरेचर डिवाइस है, फॉर्म है जिसमें उन्हें सफलता हासिल हुई और उन्हें एक मतलब महारत इतनी हासिल हुई कि अब वो लिटरेचर में ड्रामेटिक मोनोलॉग के राइटर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हु रोट द ड्रामेटिक मोनोलॉग माई लास्ट डचेस। ठीक है, माई लास्ट डचेस ड्रामेटिक मोनोलॉग किसके द्वारा लिखी गई थी। सो ये भी पोइम लिखी गई थी ब्राउनिंग के द्वारा, माई लास्ट डचेस, और ये उनका बहुत फेमस वर्क है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हु इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट एलेजियाक पोइट नोन फॉर एलेजीज। कि ग्रेटेस्ट एलेजियाक पोइट किसे जाना जाता है, जिन्हें एलेजीज के लिए जाना जाता है मोस्टली। सो ये आर्नोल्ड है। आर्नोल्ड इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट एलेजियाक पोइट। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, आर्नोल्ड। एंड नेक्स्ट है हु रोट द पोइम थायरसिस। थायरसिस पोइम किसके द्वारा लिखी गई थी। सो ये पोइम लिखी गई है आर्नोल्ड के द्वारा, ठीक है। उनका जो फ्रेंड थे उनके फ्रेंड थे आर्थर ह्यूज क्लिफ। उनकी डेथ हुई थी 1861 में, ठीक है, 61 में। तब उन्होंने ये पोइम लिखी और इसको पब्लिश कराया उन्होंने 1865 में, थायरसिस को। सो आर्नोल्ड रोट द पोइम थायरसिस। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, आर्नोल्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हु रोट द पोइम रग्बी चैपल। रग्बी चैपल किसके द्वारा लिखी गई है। सो रग्बी चैपल इज रिटन बाय आर्नोल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, आर्नोल्ड ने लिखी है ये, और ये डेडिकेटेड है उनके फादर को। उनके फादर के ऊपर मतलब उन्होंने ये एलर्जी लिखी थी। ये
57 में लिखी थी और इसको पब्लिश कराया था उन्होंने 1867 में। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हु रोट द पोएम द स्कॉलर गिप्सी। स्कॉलर गिप्सी किसने लिखी है? सो स्कॉलर गिप्सी इज रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, आर्नोल्ड। और ये 1853 में लिखी गई थी, स्कॉलर गिप्सी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हु रोट द पोएम अ साउथर्न नाइट एंड वेस्टमिनिस्टर एबी। साउथर्न नाइट एंड वेस्टमिनिस्टर एबी किसके द्वारा लिखी गई है? आर्नोल्ड के द्वारा। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। एंड नेक्स्ट है, विच पोएम ऑफ आर्नोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न सेंसिबिलिटी। मॉडर्न सेंसिबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत करती है मैथ्यू आर्नोल्ड की कौन सी पोएम? सो डॉवर बीच। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, डॉवर बीच। बीच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न सेंसिबिलिटी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, विच पोइट इज कॉल्ड अ ब्रिज बिटवीन रोमांटिसिज्म एंड मॉडर्निज्म। कौन से पोइट को एज ए ब्रिज के रूप में माना जाता है जिन्होंने रोमांटिसिज्म और मॉडर्निज्म के बीच में, उन्हें क्या माना जाता है? एक ब्रिज माना जाता है। सो आर्नोल्ड को। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, मैथ्यू आर्नोल्ड is called as a bridge between romanticism and modernism. And next question number 15, which type of plays are written by G.B. Shaw। G.B. Shaw के द्वारा किस टाइप के प्ले लिखे गए? सो एंटी रोमांटिक प्ले इन्होंने लिखे। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, एंटी रोमांटिक। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच टाइप ऑफ प्ले इज कैंडिडा बाई शॉ। शॉ के द्वारा कैंडिडा किस प्रकार का प्ले है? सो ड्रामा ऑफ आइडियाज। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, ये एक ड्रामा ऑफ आइडियाज है। एंड नेक्स्ट है 17, हु रोट द प्ले एप्पल कार्ट। एप्पल कार्ट प्ले किसके द्वारा लिखा गया है? सो एप्पल कार्ट इज रिटन बाय G.B. Shaw। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, G.B. Shaw। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, फॉर विच प्ले शॉ वॉन नोबेल प्राइज। G.B. शॉ को नोबेल प्राइज किस वर्क के लिए मिला था? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि G.B. शॉ को नोबेल प्राइज़ कब मिला था या फिर किसके लिए मिला था। सो उन्हें ये नोबेल प्राइज़ मिला था सेंट जॉन के लिए। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, एंड ये मिला था उन्हें 1925 में। एंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 19, इन विच ईयर शॉ वॉन नोबेल प्राइज़। किस ईयर में, किस पार्टिकुलर ईयर में उन्होंने ये प्राइज़ जीता? सो 1925 में, 1925 में उन्होंने ये नोबेल प्राइज़ जीता। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। एंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 20, हु इज़ कॉल्ड द सेकंड शेक्सपियर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा में अपने योगदान के लिए किसे सेकंड शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है? सो G.B. Shaw इज कॉल्ड द सेकंड शेक्सपियर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश ड्रामा। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, शॉ। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, हु रोट द प्ले आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन किसके द्वारा लिखा गया? सो ये लिखा गया है शॉ के द्वारा। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, शॉ। एंड हु रोट द प्ले मैन एंड सुपरमैन। आर्म्स एंड द मैन एंड मैन एंड सुपरमैन दोनों ही प्ले लिखे गए हैं G.B. शॉ के द्वारा। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, शॉ। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज सिडनीज आर्केडिया। सिडनी का आर्केडिया क्या है? So option are they here: a pastoral verse tale, a pastoral romance, a pastoral elegy, a pastoral lyric. So Arcadia is a pastoral romance. So the right option will be B, pastoral romance है ये एक। And next है question number 24, शैली रोट ए पेस्टरल एलेजी। ठीक है, शैली ने क्या लिखी थी? पेस्टरल एलेजी लिखी थी ऑन द डेथ ऑफ कीट्स। व्हाट इज द टाइटल? जिसका टाइटल क्या है उसका टाइटल बताना है आपको। सो एडोनस इज द टाइटल ऑफ द एलेजी। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, एडोनियस। और ये लिखी थी इन्होंने 1821 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, एन ऑड इज जनरली डिफाइंड एज ए सीरियस लॉन्ग पोएम इन विच द पोइट पोर आउट हिज। सो वो इसमें अपनी कवि इसमें अपनी इच्छा व्यक्त करता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, एस्पिरेशंस। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, ऑड इज अ टाइप ऑफ। ऑड किस प्रकार की कविता है? सो ये लिरिकल वर्ड्स होती है ये। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, यानी कि एक लिरिक ही होती है। जैसे लिरिक होती है, लिरिक एक छोटी पोइम होती है, और बिल्कुल वैसे ही जो ऑड होती है वो एक नैरेटिव पोइम होती है बिल्कुल लिरिकल फॉर्म में। सो इसे लिरिकल वर्ड्स ही कहा जाता है। सो है ना, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्लासिकल ऑड और पिंडारिक ऑड। क्लासिकल ऑड या फिर पिंडारिक ऑड इज स्ट्रक्चर्ड इन 3 मेजर पार्ट्स। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो कौन कौन से पार्ट्स हैं वो? सो स्टॉफी, एंटी स्टॉफी एंड इपोड। ठीक है, पहले स्टॉफी फिर एंटी स्टॉफी, यानी पहले जो जो वो मैं जो प्यूपिल होते हैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं कोरस, वो पहले इधर इधर ऐसे खड़े होते हैं, फिर इधर जाते हैं स्टेज के, फिर इधर से जब वापस इधर आते हैं तो एंटी स्टॉफी हो जाता है और फिर एक जगह खड़े हो जाते हैं, ऐसे करके इसको कहते हैं इपॉड, है ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए आपका हो जाएगा। 3 मेजर पार्ट होते हैं क्लासिकल ऑड के। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, स्टॉफी। स्टॉफी फॉर्म द पार्ट ऑफ ऑड। स्टॉफी ऑड का कौन सा पार्ट होता है? तो मैंने अभी बताया कि इसके 3 मेजर पार्ट होते हैं, पहले स्टॉफी फिर एंटी स्टॉफी फिर इपॉड। सो स्टॉफी फॉर्म्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑड, फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट पार्ट होता है ये ऑड का। सो ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द पॉपुलर बेलार्ट इज। जो पॉपुलर बैलार्ड होती है वो कैसी होती है? सिंपल होती है, अपरेंट ईज एंड आर्टलेसनेस होती है उसमें, या फिर प्रेमिनेटिव फीलिंग्स होती हैं उसमें। सो ऑल ऑफ द एबव, सभी क्वालिटीज़ होती हैं एक पॉपुलर बैलार्ड के अंदर, है ना। सो डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द लिटरेरी बैलार्ड इज। लिटरेरी बैलार्ड क्या होती है? सो इनिशिएशन ऑफ a later date of the original popular ballad. So the right option will be A. And next है 31 question, द बैलार्ड फॉर्म वाज मेड स्ट्रॉन्गेस्ट इन द। ठीक है, जो बैलार्ड फॉर्म थी वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी टाइम पीरियड में रही? सो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही 15th सेंचुरी में। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, 15th सेंचुरी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, चब्बी चैज़ इज़ अ रिमार्केबल बैलार्ड रिटन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ। ठीक है, चब्बी चैज़ एक रिमार्केबल बैलार्ड है जो कि वार के सब्जेक्ट पर लिखी गई है, यानी इसका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टॉपिक है इस बैलार्ड का वार। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, कॉलर इज द एंशियंट मैरिनर इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, जो कॉलरिज हैं, कॉलरिज की द एंशियंट मैरिनर फाइनेस्ट एग्जाम्पल है किसका? तो वो एक लिटरेरी बैलार्ड का फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जो एंशियंट मैरिनर है ये एक बैलार्ड है, और ये कैसी बैलार्ड है? लिटरेरी बैलार्ड, है ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, लिटरेरी बैलार्ड। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, कीट्स ला बेले डेमसेंस मर्सी इज द लिटरेरी बैलार्ड ऑफ। ये कब की है? ये भी एक लिटरेरी बैलार्ड का एग्जाम्पल है, ला बेले डेमसेंस मर्सी। सो कीट्स एसोसिएटेड है विक्टोरियन एज से। सो ऑब्वियसली क्वेश्चन सी आपका सही हो जाएगा, विक्टोरियन इरा से। ठीक है, एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, द बैलार्ड इज ए फॉर्म ऑफ पोइट्री दैट इमर्ज्ड आउट ऑफ। ठीक है, जो बैलार्ड है पोइट्री की फॉर्म है जो कब उभरी, किससे मतलब उसका उदय हुआ? सो फोक लिटरेचर से। ये एक तरह की फोक लिटरेचर से इसका मतलब उद्भव माना जाता है और उसी से ये एकदम इमर्ज हुई, है ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी फोक लिटरेचर। कि नेक्स्ट है द फॉलोइंग MCQs 36 से 55 आर फ्रॉम रोमियो एंड जूलियट। यहाँ पर कुछ MCQs रोमियो एंड जूलियट से लिए गए हैं, ट्रेजेडी बाई विलियम शेक्सपियर। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 36, वाई डज नॉट द नर्स टेल जूलियट राइट अवे वॉट रोमियो सैड। रोमियो से मिलने के बाद जब नर्स आती है तो उसे वो तुरंत नहीं बताती। क्या नहीं बताती? क्योंकि वो आती है तो जूलियट उससे पूछती है कि मतलब रोमियो ने क्या कहा, उसे मतलब क्यूरोसिटी होती है ये जानने की कि उसके बारे में रोमियो क्या सोचता है या क्या बोलता है। सो वो लेकिन नर्स है ना उसे मना कर देती है, वो कहती है सी क्लेम्स टू बी टायर्ड एंड आउट ऑफ ब्रीथ। वो कहती है मैं तो अभी बहुत थकी हुई हूँ, अभी नहीं बता सकती हूँ, अभी मैं बाद में बताऊँगी, मैं सोने जा रही हूँ। सो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 37, हाउ डज रोमियो प्लान ऑन एंटरिंग जूलियट रूम ऑन देयर वेडिंग नाइट। अपनी शादी की रात पर जूलियट के कमरे में वो कैसे मतलब जाने का प्लान करता है रोमियो? सो बाई क्लाइंबिंग ए लैडर। वो क्लाइंबिंग मतलब सीढ़ी से चढ़ने का प्लान करता है अपनी वेडिंग नाइट को, कि वो ऐसे अपने उसके रूम में जाएगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, by climbing a ladder. And next question number 38, why is not Romeo worried
अबाउट फ्यूचर मिसफॉर्चून्स। जो फ्यूचर में आने वाले मिसफॉर्चून्स हैं उनके लिए रोमियो वरीड नहीं होता। क्यों नहीं होता? ही हैज़ नो मिसफॉर्चून कैन बी एज ग्रेट एज हिज हैप्पीनेस। क्योंकि उसका मानना है कि कोई भी मिसफॉर्चून उसकी खुशी से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस इस समय जो वो फील कर रहा है, जो उसकी खुशी जितनी बड़ी है, उससे बड़ा तो एटलीस्ट कोई मिसफॉर्चून नहीं हो सकता। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। What advice does फ्रायर लॉरेंस गिव रोमियो बिफोर द वेडिंग? बिफोर द वेडिंग, शादी से पहले फ्रायर लॉरेंस क्या एडवाइस करते हैं रोमियो को? सो वो कहते हैं डोंट लव टू इंटेंसली। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। वाई डज जूलियट रिफ्यूज टू डिस्क्राइब हर लव टू रोमियो बिफोर देयर वेडिंग? अपनी शादी से पहले वो अपना प्यार डिस्क्राइब करने से मना करती है जूलियट। क्यों? क्योंकि वो उसका मानना है कि हिज हर लव इज़ टू ग्रेट टू बी डेस्क्राइब्ड। यानी कि उसका जो प्यार है वो कैसा है, बियॉन्ड डेस्क्रिप्शन है, यानी कि उसको डेस्क्राइब नहीं किया जा सकता है ना। नंबर 41। वाई डज वैन वोलियो वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ द स्ट्रीट? स्ट्रीट पर क्यों आ जाता है वो? ही इज़ वरीड दैट ए ब्रॉल विल स्टार्ट, क्योंकि उसे लगने लगता है कि ब्रॉल स्टार्ट होने वाला है। ब्रॉल का मतलब होता है यहाँ पर झगड़ा। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। वाई डज नॉट रोमियो वॉन्ट टू फाइट टिबेल्ट? टिबेल्ट से फाइट करना क्यों नहीं चाहता रोमियो? बिकॉज दे आर नाउ रिलेटेड थ्रू मैरिज, क्योंकि अब वो अब रिलेशंस में हैं, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है जूलियट के साथ। तो उसे लगता है कि जो टिबेल्ट है वो कहीं ना कहीं क्या लगता है, उसका साला लगता है। सो वो उससे फाइट नहीं करना चाहता। सो द राइट ऑप्शन विल बी टी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। हाउ डज रोमियो रिएक्ट व्हेन टिबेल्ट एंड मर्क्यूशियो स्टार्ट फाइटिंग? जब वो लोग स्टार्ट कर देते हैं फाइटिंग, टिबेल्ट एंड मर्क्यूशियो, तो वो क्या करता है? ही ट्राइज टू ब्रेक देम अप, वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट डज रोमियो डू आफ्टर किलिंग टिबेल्ट? टिबेल्ट को मारने के बाद रोमियो क्या करता है? क्योंकि टिबेल्ट जो है मर्क्यूशियो को मार देता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। रोमियो वैसे उसे मारना नहीं चाहता था, फिर तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो टिबेल्ट को मार देता है। तो फिर क्या करता है? फिर वो भाग जाता है। मारेगा तो भागेगा ही फिर ऑब्वियसली। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, ही रन्स अवे। एंड नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट इज रोमियोज पनिशमेंट? पनिशमेंट क्या मिलता है रोमियो को फॉर किलिंग टिबेल्ट? टिबेल्ट को मारने का। सो बैनिशमेंट, उसको बैनिशमेंट मिलता है, यानी उसे राज्य से निकाल दिया जाता है। ठीक है, और वो निकलने के बाद मंटुआ चला जाता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी टी। What does Juliet claim is making the bird calls they hear? जूलियट क्या कहती है जब वो वर्ड कॉल सुनते हैं वो दोनों मॉर्निंग में? सो वो कहती है एक नाइटिंगल है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, अ नाइटिंगल। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। हाउ डू बोथ रोमियो एंड जूलियट अपीयर एज दे से गुड बाय टू ईच अदर? जब वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं तो वो कैसे लगते हैं? लाइक दे आर ऑलरेडी डेड एंड इन ए टॉम। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। हाउ डज जूलियट रिएक्ट टू न्यूज़ ऑफ हर अरेंज मैरिज विद पेरिस? पेरिस के साथ अपनी अरेंज मैरिज पर जूलियट क्या रिएक्ट करती है, कैसे रिएक्ट करती है? विद हॉरर एंड एंगर। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट डज द नर्स एडवाइज जूलियट टू डू? जूलियट को क्या करने को कहती है नर्स? फॉरगेट रोमियो एंड मैरी पेरिस। वो कहती है कि रोमियो को भूल जाओ और मतलब पेरिस से मैरी कर लो। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट डज जूलियट प्लान टू डू इफ फ्रायर लॉरेंस कैन नॉट हेल्प हर? अब जूलियट है ना, क्या प्लान करती है जब फ्रायर लॉरेंस उसकी हेल्प करने से मना कर देते हैं? तो क्या प्लान करती है वो कहती है कि वो अपने आप को मार लेगी अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाह रही पेरिस से यहाँ पर। तो नर्स भी उसको हेल्प करने से मना कर देती है। वो फ्रायर लॉरेंस के पास सीधे जाती है तो वो उनसे कहती है कि अपने आप को वो मार लेगी। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, किल हर सेल्फ। एंड देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। हाउ डज द नर्स कन्फ्यूज द स्टोरी ऑफ द फाइट? जो फाइट की स्टोरी है उसे नर्स कन्फ्यूज कर देती है, कैसे? सी मेक्स इट साउंड लाइक रोमियो इज डेड एज वेल। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। वाई डज जूलियट चेस्टाइज द नर्स? नर्स को क्यों डांटती है जूलियट?
फॉर मिक्सिंग अप द स्टोरी ऑफ द फाइट, फॉर क्रिटिसाइजिंग रोमियो। फॉर क्रिटिसाइजिंग रोमियो, वो रोमियो को मतलब क्रिटिसाइज करती है, इसीलिए जो जूलियट है उसे वो डांटती है। सो नेक्स्ट, सो राइट ऑप्शन विल बी बी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। व्हाट डज जूलियट गिव द नर्स टू पास टू रोमियो। रोमियो को देने के लिए क्या दे, मतलब क्या उसको एज ए निशानी के रूप में वो देती है नर्स को कि उसे जाके रोमियो के दे देना, अपनी वो रिंग देती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ए रिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 54। हाउ डज रोमियो रिगार्ड हिज पनिशमेंट फ्रॉम एस्केलस। एस्केलस से जो पनिशमेंट उसे मिलता है उसे रोमियो कैसे लेता है। सो एज इफ फेट रोज दैन डेथ, वो कहता है कि जो मेरा भाग्य है वो डेथ से भी बुरा है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। व्हाट डज कैपुलेट प्रॉमिस पेरिस। जो कैपुलेट हैं वो क्या प्रॉमिस करते हैं पेरिस से, दैट पेरिस विल मैरी जूलियट ऑन थर्सडे। वो उसको वादा कर देते हैं, मतलब प्रॉमिस कर देते हैं पेरिस से कि जो जूलियट है वो थर्सडे को उससे मैरिज कर लेगी, मतलब बृहस्पति को वो शादी तय कर देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर होलोफर्नेस अ स्कूल मास्टर अपीयर्स। होलोफर्नेस नाम का एक करेक्ट स्कूल मास्टर शेक्सपियर के किस प्ले में अपीयर होता है। सो ये अपीयर होता है लव लेवर लॉस्ट में। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। फर्स्ट फोलियो ए posthumous कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर ड्रामेटिक वर्क वॉज पब्लिश्ड इन। ठीक है, फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर की डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। तो ये कब पब्लिश हुआ था। सो ये पब्लिश हुआ था 1623 में। उनका जो फर्स्ट फोलियो है 1623 में पब्लिश हुआ था उनके टू फ्रेंड के साथ, और टू फ्रेंड ने पब्लिश कराया था। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, 1623। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। इन 1623 टू फेलो एक्टर एंड फ्रेंड ऑफ शेक्सपियर डैश एंड पब्लिश ए मोर डिफिनेटिव टेक्स्ट नोन एज द फर्स्ट फोलियो। ठीक है, तो 1623 में दो फेलो एक्टर्स या फिर फ्रेंड कह लो उनको शेक्सपियर के, उन्होंने इसे पब्लिश करवाया था। ठीक है, 4 फोलियो आए थे शेक्सपियर के। तो जो पहला फोलियो है उसे दो एक्टर ने पब्लिश करवाया था, उनके नाम बताने हैं आपको, जो शेक्सपियर के फ्रेंड भी थे, है ना। सो जॉन हीमिंग्स एंड हेनरी कंडेल, ये दोनों ने इसे पब्लिश करवाया था। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। हाउ मैनी प्लेज वर प्रिंटेड इन फोलियो फॉर्मेट। ठीक है, कितने प्ले प्रिंट हुए थे फोलियो फॉर्मेट में इन 1623। जो फर्स्ट फोलियो आया था उसमें कितने प्ले थे। सो टोटल कितने प्ले थे 36। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, 36 प्लेस थे। एंड टोटल प्लेस 37 लिखे थे। एंड यू नो वेरी वेल दैट पेरिकल्स वॉज ओमिटेड, उसको हटा दिया गया था पेरिकल्स को। तो जो इसमें पब्लिश होने वाले प्ले थे 36। ठीक है, एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर was not included in the first folio 1623 by हीमिंग एंड कंडेल। TGT 2001 और 2016 दोनों में ये क्वेश्चन आया है, यानी कौन सा प्ले नहीं उसमें इंक्लूड किया गया था। सो मैंने अभी आपको बताया पेरिकल्स था ये। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, पेरिकल्स। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। वर्ड्सवर्थ मेड हिज डिबट एज ए राइटर इन 1787 व्हेन ही पब्लिश्ड ए सोनेट इन द यूरोपियन मैगजीन। ठीक है, उन्होंने जो अपने कैरियर की शुरुआत करी थी 1787 से करी थी वर्ड्सवर्थ ने। तो उन्होंने जो अपनी पहली सोनेट है उसे पब्लिश करवाया था द यूरोपियन मैगजीन में। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, द यूरोपियन मैगजीन। देखिए, एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। वर्ड्सवर्थ बिगिन द प्रील्यूड इन 1798 एट द एज ऑफ। ठीक है, एंड कंटिन्यू टू वर्क ऑन इट थ्रू आउट हिज लाइफ, यानी कि पूरी उन्होंने इसको 1798 में उन्होंने अपनी प्रील्यूड जो कविता है उसको लिखना शुरू किया था 1798 में, और अपनी होल लाइफ जब तक वो जिंदा रहे इसे लिखते रहे। तो उस समय जब उन्होंने 1798 में उनकी एज क्या थी, तो उनकी एज थी 28। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, 28। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। Wordsworth initially planned to write Recluse together with Samuel Taylor Coleridge, their joint intent being to surpass जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, यानी वर्ड्सवर्थ जो है मतलब रिक्लूज लिखने का प्लान किया था उन्होंने सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ। तो उनका जो ये प्लान था किस तरीके का था, वो चाहते थे कि जॉन मिल्टन की तरह, जैसे जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट एक ग्रेट एपिक लिखा है, तो वो भी इसे एज ए एपिक लिखना चाहते थे रिक्लूज को। सो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 64, इन हिज इंट्रोडक्शन, अपनी इंट्रोडक्शन में टू द वर्जन ऑफ 1850 ऑफ प्रीलूड, वर्ड्सवर्थ एक्सप्लेन दैट द ओरिजिनल आइडिया इंस्पायर्ड बाय हिज डियर फ्रेंड, यानी कि इसका जो ओरिजिनल आइडिया है वो किससे इंस्पायर होके आया था उनके माइंड में, उनके डियर फ्रेंड, वॉज to compose a philosophical poem containing views of man, nature, and society, and to be entitled The Recluse, as having for its principal subject the sensation and opinions of a poet living in retirement. His डियर फ्रेंड वॉज, ये उनका डियर फ्रेंड कौन था? सो आप लोगों को पता है उनकी जो डियर फ्रेंड थी कॉलेज ST कॉलरिज थे। सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा C, ST कॉलरिज, उनके लिए ये लिख रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, हु प्रेज्ड वर्ड्सवर्थ एज द पोइट ऑफ ह्यूमैनिटी, एज ए पोइट ऑफ ह्यूमैनिटी का कहकर किसने वर्ड्सवर्थ की प्रशंसा की है? सो जॉन केबल कॉल्ड हिम अ पोइट ऑफ ह्यूमैनिटी, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, जॉन केबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, in which poem of John Milton over all the Indian field where still doth sway the triple tyrant, a reference is made to the triple crown papal tiara, which was a symbol of papal authority and to the papal dominance of the Italy. So the poem है उनकी on the late massacre in Piedmont 1655, so the right option will be A. Next है question number 67, which poem of John Milton concern the biblical story of the fall of man, the temptation of Adam and Eve by the fallen angel Satan and their expulsion from the Garden of Eden? तो आप समझ गए होंगे ये कौन सी पोएम है जॉन मिल्टन की। सो पैराडाइज लॉस्ट, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, पैराडाइज लॉस्ट 1667 में ये पब्लिश हुआ था। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, Milton magnum opus, the blank verse epic poem Paradise Lost, was composed by the blind and impoverished Milton. ठीक है, तो मिल्टन का मैग्नम ऑपस किसे कहा जाता है? उनका जो ग्रेट एपिक है ये पैराडाइज लॉस्ट, इसे मैग्नम ऑपस के नाम से मतलब जाना जाता है, इसे मैग्नम ऑपस कहा जाता है। राइटर का जो कोई ग्रेट वर्क होता है उसे उसका मैग्नम ऑपस कहते हैं। और ये ब्लैंक वर्स एपिक है, यानी कि उन्होंने इसे ब्लैंक वर्स में लिखा है। और इसे कंपोज कब किया गया था? ब्लाइंड पोइट के द्वारा। तो इसे कंपोज किया गया था 1658 टू 1664, 1655 टू 1664, 1660 नहीं। सो द राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, फ्रॉम 1658 टू 1664, तब इसे कंपोज किया गया इसके बीच में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, ऑन 27 अप्रैल 1667 मिल्टन सोल्ड फॉर रेस 5 द पब्लिकेशन राइट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट टू पब्लिशर सैमुअल सिमंस। सैमुअल सिमंस को सेल किया था इन्होंने। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, मिल्टन फॉलोड द पब्लिकेशन पैराडाइज लॉस्ट विद इट्स सीक्वल पैराडाइज रीगेन्ड विच वॉज पब्लिश्ड अलोंगसाइड। ठीक है, मिल्टन ने जो पैराडाइज लॉस्ट है उसका जो सीक्वल है पैराडाइज रीगेन्ड, उसको किसके साथ पब्लिश कराया था? सो द ट्रेजेडी सैमसन एगोनिस्ट इन 1671, यानी 1671 में उनकी एक ट्रेजेडी आई सैमसन एगोनिस्ट, और इसी के साथ उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट का जो सीक्वल है पैराडाइज रीगेन्ड से माना जाता है 1671 में पब्लिश करवाया इसके साथ। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, जस्ट बिफोर हिज डेथ, अपनी डेथ से पहले इन 1674 मिल्टन सुपरवाइज द सेकेंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, मिल्टन ने सुपरवाइज करते हैं वो पैराडाइज लॉस्ट के सेकेंड एडिशन का, अकम्पनीड बाई एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई द पोएम राइम नॉट एंड प्रीफेटरी वर्स बाय। ठीक है, तो जब इसका इन्होंने दोबारा से इसका जो सेकंड एडिशन आया था पैराडाइज लॉस्ट का 1674 में आया था, तो इसमें एक प्रीफेस मतलब एक इसके प्रीफेस में एक पोएम ऐड की गई। वो किसके द्वारा ऐड की गई? सो एंड्रयू मार्वेल के द्वारा वो पोएम लिखी गई है ये वाली। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, एंड्रयू मार्वेल। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनफिनिश्ड रिलीजियस मैनिफेस्टो। निम्न में से कौन सा उनका अनफिनिश्ड रिलीजियस मैनिफेस्टो सपोज टू बी रिटन बाय मिल्टन? कौन सा उनका अनफिनिश्ड वर्क है मिल्टन के द्वारा जो लिखा गया? ठीक है,
तो द डॉक्ट्रिना क्रिश्चियना ये उनका अनफिनिश्ड रिलीजियस मैनिफेस्टो है, सो वो इसे कंप्लीट नहीं कर पाए थे, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 73, द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट बाय बिहेडिंग अकर्ड ऑन। इनका जो एग्जीक्यूशन है चार्ल्स फर्स्ट का कब किया गया था? आउटसाइड द बैंक्टिंग हाउस इन व्हाइट हॉल। सो ट्यूसडे 30 जनवरी 1649 में इनका एग्जीक्यूशन किया गया। चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया गया था 1649 में। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, ही इज ए पेल गुड लुकिंग यंग मैन ऑफ 20, three with quick, rather sacred eyes. He is a junior clerk in the office of James Ho and Waterhouse. Which character from the play Justice is being introduced in the given lines? ठीक है, जो एवब डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है ये जॉन्स गाल्सवर्दी के एक प्ले का है। किस करेक्टर के बारे में ये अपीयरेंस दिया जा रहा है यहाँ पर? सो विलियम फॉल्डर के बारे में। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। विलियम फॉल्डर के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि वो कैसा मैन है? एक पेल गुड लुकिंग यंग मैन ऑफ 20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 75, एट व्हाट टाइम ऑफ नाइट रुथ एंड फॉल्डर प्लान टू मीट एट द बुकिंग ऑफिस। रात के किस टाइम पर रुथ और फोल्डर मिलने का प्लान करते हैं बुकिंग ऑफिस में? सो 11:45 है ना, 11:45 बजे। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, कॉक्सन नोटिसेज फाल्डर एंड रुथ किसिंग ईच अदर। कॉक्सन नोटिस करता है फाल्डर और रुथ को। ही इंस्ट्रक्ट फाल्डर टू मेक यूज ऑफ ऑफिस प्रीमिसेस प्रॉपरली एंड गिव्स हिम ए पैम्फलेट ट्रैक्ट। मतलब उसको नोटिस करता है और फिर उसको समझाता है। वॉट वॉज रिटन इन द पैम्फलेट, वो उसे पैम्फलेट देता है कि जो ये सब तुम कर रहे हो ये ऑफिस में करने की चीज़ नहीं है। तो क्या कहता है वो पैम्फलेट में? प्योरिटी इन द होम। वो कहता है प्योरिटी इन द होम। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 77, ही इज रादर ए रिफाइंड लुकिंग मैन ऑफ 35। ही इज रादर ए रिफाइंड लुकिंग मैन ऑफ 35 विद ए प्लीजेंट ऑलमोस्ट एपोलोजेटिक वॉइस। विच करेक्टर फ्रॉम जस्टिस इंट्रोड्यूस्ड इन दिस लाइन। इन लाइन्स में किस करेक्टर को इंट्रोड्यूस करा जा रहा है यहाँ पर जस्टिस की? सो वाल्टर हाउ है ये। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, वाल्टर हाउ। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, whom does हर्मिया फादर वांट हर टू मैरी इन मिड समर नाइट ड्रीम। ठीक है, मिड समर नाइट ड्रीम एज अ कॉमेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इसमें एक हर्मिया करेक्टर है, उसके फादर शादी करवाना चाहते हैं उसकी किससे? डिमेट्रियस से, है ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। जबकि हर्मिया प्यार करती है लिसेंडर से, लेकिन उसके जो फादर हैं वो डिमेट्रियस से उसकी शादी करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, हु अमंग द यंग एथेनियंस इन मिडसमर नाइट ड्रीम इज फर्स्ट अफेक्टेड बाय द लव पोशन। सबसे पहले जो यंग एथेनियंस हैं उनमें मिडसमर नाइट ड्रीम में कौन सबसे पहले उस लव पोशन से अफेक्ट होता है? सबसे पहले लिसेंडर अफेक्ट होता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, लिसेंडर। हु हैज़ कॉल्ड बेकन एज द। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, हु हैज़ कॉल्ड बेकन एज द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, बेकन को निम्न में से किसने द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड कहा है? सो ये बहुत फेमस कोट है जो दिया गया पॉप के द्वारा। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, पॉप। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, चार्ल्स लैम्ब रोट अंडर द पेन नेम ऑफ। ठीक है, चार्ल्स नेम अपना जो लिटरेरी वर्क है वो एक पेन नेम के अंडर किया करते थे, यानी कि उन्होंने एक नाम अपना एज्यूम कर रखा था, उस नाम से वो अपने वर्क को पब्लिश कराते थे। तो वो कौन सा नाम था? तो वो एलिया के नाम से अपना वर्क पब्लिश कराते थे। जैसे आपने उनका एक फेमस वर्क है सुना होगा, ऐसे ऑफ एलिया, एलिया के
ऐसे। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, एलिया के नाम से वो पब्लिश करते थे और ये एक उनके फ्रेंड का सर नेम था, वहाँ से उन्होंने ये एज्यूम किया था। सो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, एलिस एंड जॉन आर, एलिस और जॉन कौन है? द इमेजिनेटिव चिल्ड्रन ऑफ लैम, लैम की कौन है? ये इमेजिनेटिव चिल्ड्रन है, यानी कि रियल चिल्ड्रन तो उनके हो नहीं सकते क्योंकि लैम ने कभी शादी ही नहीं करी थी। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, हु सैड, किसने कहा था? मिल्टन वॉज ए ट्रू पोइट एंड ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, कि जो मिल्टन है वो ट्रू पोइट हैं और डेविल पार्टी के लगते हैं, हो गए हैं बिना जाने इसके। मतलब कि इसका मतलब ये है कि जो मिल्टन है उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा, उसकी जो फर्स्ट बुक है उसमें सैटर्न को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाइड कर दिया कि विलियम ब्लैक ने उन पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ये कमेंट किया कि वो डेविल्स पार्टी के हो गए हैं विदाउट नोइंग इट। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, विलियम ब्लैक। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, मिल्टन्स स्टाइल इज, मिल्टन की स्टाइल कैसी है? सो एवरीबडी नोज मिल्टन्स स्टाइल इज ग्रांड। सो द राइट ऑप्शन विल बी, ग्रांड स्टाइल है उनकी, ग्रांड स्टाइल में लिखते हैं। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, हु इज कॉल्ड एन आर्क प्रीस्ट ऑफ नेचर, आर्क पीस्ट ऑफ नेचर किसे कहा जाता है? सो वर्ड्सवर्थ इज कॉल्ड एन आर्क पीस्ट ऑफ नेचर। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, ड्रॉथी वॉज द सिस्टर ऑफ, सो ड्रॉथी वॉज द सिस्टर ऑफ वर्ड्सवर्थ। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, हु सैड पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड, किसने कहा था ये बहुत फेमस कोट है शैली का। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, शैली ने कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, इन विच पोएम डज द लाइन अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टॉयल ऑफ सैडेस्ट थॉट अकर, ये जो फेमस लाइन है किस पोएम से ली गई है? सो ये ली गई है और टू ए स्काई लार्क। सो द राइट ऑप्शन विल बी टू ए स्काई लार्क। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, हु इज रिगार्डेड एज अ पोइट विद नेगेटिव कैपेबिलिटी, नेगेटिव कैपेबिलिटी का पोइट किसे कहा जाता है? सो कीट्स इज रिगार्डेड एज अ पोइट विद नेगेटिव कैपेबिलिटी। सो द राइट ऑप्शन विल बी कीट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, हु सैड ओ फॉर ए लाइफ ऑफ सेंसेशन रादर देन थॉट, यानी कि जो लाइफ है वो क्या है? सेंसेशन है बजाय थॉट के, है ना। सो कीट्स। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, कीट्स ने कहा था। एंड नेक्स्ट है 91, हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ द विक्टोरियन एरा, विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोइट किसे माना जाता है? सो टैनिसन इज द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ द विक्टोरियन एरा। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू ईल्ड, मतलब स्ट्राइव, सीक मतलब खोजो, प्राप्त करो और झुको मत। इन विच पोएम ऑफ टैनिसन डज द अबाउट लाइन अकर, ये जो लाइन है ये बहुत फेमस लाइन है टैनिसन की, जो कि ली गई है यूलिसेस से, जब वो अपने फ्रेंड को मोटिवेट करता है कि टू स्ट्राइव, है ना, उठो, टू सीक खोजो, फाइंड प्राप्त करो, एंड नॉट टू ईल्ड और कभी भी गिव अप मत करो। तो ये यूलिसेस से ये लाइन ली गई है, टैनिसन की पोएम है जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। And next है question number 93, which almost the following is considered as a dramatic soul study of Browning? So Andrea del Sarrato. So the right option will be B. And next है question number 94, what is the chief characteristic of Browning's poetry? ब्राउनिंग की पोइट्री की जो चीफ करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं? ऑब्सक्योरिटी। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, ऑब्सक्योरिटी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स ऑफ डिकेंस इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर, यानी डिकेंस का कौन सा नोवेल, ये विक्टोरियन नोवेलिस्ट हैं डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस, इनका कौन सा नोवेल ऑटोबायोग्राफिकल है? ठीक है, जिसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट हैं। सो डेविड कॉपरफील्ड, उनका एक ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, डिकेंस ऑलिवर ट्विस्ट वाज सीरियलाइज्ड इन द, यानी कि डिकेंस का जो ऑलिवर ट्विस्ट नोवेल है, ये पहले जो नोवेल्स लिखते थे वो उनके मैगजीन में सीरियलाइज्ड होते थे एक साल में, बाद में उनको कलेक्टिवली पब्लिश करवाया करते थे डिकेंस, है ना। तो ये उनका बेंटली मैगजीन में सीरियलाइज्ड हुआ था। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, जैगर्स अ करेक्टर इन डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज बाय प्रोफेशन ए एन। यानी जैगर्स क्या है, एक करेक्टर है डिकेंस के नोवेल में ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में, है ना। तो ये प्रोफेशन से क्या है, सो ये एक लॉयर है ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, लॉयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, इन डिकेंस डेविड कॉपरफील्ड यूरिया हीप मिसडीड्स आर एक्सपोज्ड बाय। यानी कि जो डिकेंस का नोवेल है डेविड कॉपरफील्ड, इसमें यूरिया हीप नाम का एक करेक्टर है, उसके मिसडीड्स यानी कि वो इसमें प्लॉटिंग करता है। यूरिया हीप एक एज ए मतलब विलेन दिखाया गया है ये। तो इसकी जो मिस डीड है वो किसके द्वारा एक्सपोज किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं मैकाइबर एंड ट्रेडल्स के द्वारा, है ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, मैकाइबर एंड ट्रेडल्स। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, हु हैज़ क्रिटिसाइज्ड मिल्टन्स लैंग्वेज। मिल्टन की लैंग्वेज को कौन क्रिटिसाइज करता है, सो एलियट करते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैज़ नॉट बीन रिटन बाई शेक्सपियर। निम्न में से कौन सा प्ले विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया, रोमियो जूलियट, हेनरी फोर्थ, द स्पेनिश ट्रेजेडी, मैरी वाइफ्स विंडसर। सो इसमें से जो स्पेनिश ट्रेजेडी है ये शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। ये किसके द्वारा लिखा गया था, थॉमस किड के द्वारा, है ना। सो द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, द स्पेसिफिक वर्ड फॉर द क्राई ऑफ पिजन्स इज, है ना। पिजन की क्राई के लिए ये साउंड वर्ड है, जब जो पंछी होते हैं उनकी जो साउंड होती है, ये भी एक दो क्वेश्चंस आते हैं टीजीटी के एग्जाम में। सो द स्पेसिफिक वर्ड बताना है आपको क्राई का जो पिजन्स निकालता है। सो पीजीटी 2010 में आया है, तो वो कैसे करता है, पिजन करता है कू करता है वो। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, कू आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, द यंग वन ऑफ स्वान इज। स्वान के बच्चों को क्या कहा जाता है ना, सो सिग्नेट। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, सिग्नेट कहा जाता है। सो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ये पीजीटी 2010 में पूछा भी गया है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपको एरर फाइंड आउट करनी है कि कौन से पार्ट में यहाँ एरर है। यहाँ पर 4 पार्ट हैं जिसमें से किसी एक पार्ट में एरर है, तो आपको वो देखना है। सो देखिए 103, अ गुड मैनी म्यूजिशियंस हैज़ कम नो एरर। सो यहाँ पे आपके इस पार्ट में एरर है, यानी सी पार्ट में एरर है। अगर यहाँ पर आपका हैव होता तो ये आपका ठीक होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, नो एरर। यहाँ भी 4 पार्ट है, बताना है आपको। सो यहाँ पर आपके बी पार्ट में एरर है, क्योंकि आपको पता है जो कैटल होते हैं ये हमेशा ऑलवेज यूज्ड एज ए एज ए प्लूरल नाउन। सो ये जो है प्लूरल वर्ब लेते हैं। सो यहाँ पे अगर आर आपका होता तो ठीक हो जाता। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, देयर आर सो मैनी अदर होटल देन द ताज इन दिस सिटी। सो यहाँ आपका जो सी पार्ट है इसमें एरर है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, यहाँ आपको क्या करना है, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपको फाइंड आउट करना है, टीजीटी 2004 में ये आया हुआ है क्वेश्चन। सो डिसअपियर की जो स्पेलिंग है यहाँ पर DISAPPEAR, डिसअपियर की स्पेलिंग यही होती है। सो आपका जो ए पार्ट है वो ठीक है, बाकी के जो हैं वो गलत दे रखे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 107, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ भी आपको क्या करना है, जो करेक्ट वर्ड है उसे फाइंड आउट करना है। टीजीटी 2004 में आया हुआ है हैमरेज, है ना। तो हैमरेज की स्पेलिंग देखिए कौन सी वाली ठीक है। सो यहाँ पर जो बी वाला है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि HEMORRHAGE हैमरेज, ये वाला जो आपका हैमरेज है वो ठीक है। इसका मतलब होता है जो नक्सीर, जैसे रक्त बहना, है ना। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सेम हेयर, यहाँ भी टीजीटी 2004 में पूछा है ये वर्ड, आपको फाइंड करना है करेक्ट वाला। सो LIAISON लाइसन, ये आपका सी वाला यहाँ करेक्ट हो जाएगा लाइसन में, जिसका मतलब होता है संबंध स्थापित करना या किसी के साथ ताल्लुकात होना, मेल मिलाप। सो ये वाला लाइसन आपका सी वाला ठीक है, बाकी के रॉन्ग है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, अ पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। यानी कि एक पर्सन जो फॉरेन लैंड से आता है यहाँ सेटल होने, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे इमिग्रेंट। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, इमिग्रेंट, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अप्रवासी, जो बाहर से मतलब हमारे देश में बाहर से आता है सेटल होने।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 101 हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो गॉड के एग्जिस्टेंस में मतलब श्योर नहीं है, यानी कि उसे ऐसा लगता है कि भगवान हो भी सकते हैं या नहीं भी, यानी आई एम नॉट श्योर अबाउट गॉड कि भगवान है या नहीं है। सो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं संशयवादी। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए एगोनिस्टिक, ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू टीच क्वेश्चन 111 से 115, यानी कि यहाँ पर ये पैसेज आपको रीड करना है जहाँ यहाँ 111 से लेके 115 तक इसके क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, वो आपको पुट ऑफ करने हैं। तो यहाँ तक तो आपके पैसेज के क्वेश्चंस हो गए 115 तक। यहाँ से देखते हैं, ठीक है। 116 से 117 पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, पंचुएशन करना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 116, योर वाइफ वुड गिव यू लिटिल थैंक्स इफ शी वर प्रेजेंट टू हियर यू मेक दिस ऑफर। तो देखिए यहाँ पर योर वाइफ वुड गिव यू लिटिल थैंक्स, यानी थैंक्स हैं जो ग्रीटिंग वर्ड्स होते हैं, ये थैंक्स, नो, यस, इनके बाद कोमा आता ही है ना। तो इफ़ सी वर प्रेजेंट टू हियर यू मेक दिस ऑफर, तो आपका जो ए वाला है यही सही हो जाएगा, क्योंकि थैंक्स के बाद कॉमा आएगा तो ये सही है, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। बाकी फुल स्टॉप आएगा, बाकी तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। नंबर 117, डोंट वरी फादर सैड ही आई विल सून लीव द विलेज एंड फाइंड अ जॉब इन दिल्ली। ठीक है, तो इसे पंचुएट करना है आपको। तो देखिए डोंट वरी फादर, यहाँ आपको ये दोनों तरफ जो आपकी जो रिपोर्टेड क्लॉज है वो एन क्लॉज है कॉमे में, तो ये ठीक है ना। फिर इसके बाद कॉमा आता है, फिर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद भी कॉमा, एंड नेक्स्ट जो क्लॉज है वो भी कॉमे में एन क्लोज है, और ये एब्रीविएशन के लिए यहाँ कॉमा। सो आपका जो ए वाला है वही करेक्ट है, बाकी तो गलत है। जैसे देखिए यहाँ पर डोंट वरी फादर, और इसके बाद जो रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ इससे पहले भी कॉमा होता है, तो यहाँ पे नहीं दे रखा ना, इसमें दे रखा था, ये सही था, तो इसमें तो कोई एरर थी ही नहीं। बाकी इन सब में तो आपको कोई ना कोई एरर मिलेगी, तो जो एरर वाले पार्ट होते हैं वो भी हमें देख लेने चाहिए। जैसे आगे वाला, जैसे सी डोंट वरी फादर सैड ही, यहाँ कॉमा दोनों में है लेकिन यहाँ पर नहीं है, जबकि ये भी क्या होगा, ये भी मतलब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगेगा आगे, और ये क्लोज होगी, ये वाली जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। और ये वाला देखिए यहाँ भी डोंट वरी फादर, यहाँ एक कॉमा दे दिया लेकिन इसको एंड क्लोज नहीं किया यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहला वाला था ए वो ही ठीक था, इन तीनों में एरर है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, दिस एंड दैट रेफर टू सिंगुलर नाउन्स। ठीक है, दिस एंड दैट रेफर करते हैं सिंगुलर नाउन को, वेयर एज जबकि दीज एंड दोज रेफर करते हैं। तो आपको पता है दिस एंड दैट जब सिंगुलर नाउन्स के लिए हम यूज़ करते हैं, एंड दीज और दोज हम प्लूरल नाउन के लिए यूज़ करते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए प्लूरल नाउन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, दिस दैट दीज दोज एंड सच आर ऑल्सो वैन दे मॉडिफाई नाउन्स। जब ये जैसे ये वाले जो टर्म है दिस दैट दीज दोज एंड और सच आर, ये जब नाउन को मॉडिफाई करते हैं तो ये क्या हो सकते हैं, तो इनको हम जब ये नाउन को अगर मॉडिफाई करेंगे तो हम इन्हें डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, देखिए ईच, आइदर एंड नाइदर आर ऑल्सो यूज्ड एज वैन दे मॉडिफाई सम नाउन ऑफ सिंगुलर नंबर, यानी कि ये जब सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा को जब मॉडिफाई करते हैं तब इन्हें क्या कहा जाता है, तो तब ये एडजेक्टिव होंगे। जब नाउन को जो नाउन क्या एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड होते हैं ना। तो यहाँ वो कह रहा है कि सम नाउन ऑफ सिंगुलर, जब सिंगुलर नाउन को ये डिस्क्राइब करेंगे तो इन्हें क्या बोलेंगे, हम एडजेक्टिव बोलेंगे, क्योंकि ईच, आइदर एंड नाइदर हमारे प्रोनाउंस भी होते हैं, है ना। सो आपका बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121 से 125, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ब। यहाँ पर आपको वर्ब लगानी है एप्रोप्रिएट। देखिए क्वेश्चन नंबर 121, आई कॉमा हु डैश योर लीडर विल लीड यू। तो यहाँ पर आपको सही जो है वर्ब लगानी है। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो इस आई के अकॉर्डिंग आएगी, यहाँ पे हु के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती, यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग आती है। तो आई के साथ हम कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं, एम।
तो आई एम योर लीडर विल लीड यू, जो तुम्हें लीड करूँगा मैं, तो एम यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है आपका 122, यू हु पावरफुल शुड बी काइंड, यानी यहाँ पर भी वही है कि अगर यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो यू के अकॉर्डिंग आएगी, और यू के साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यू हु आर पावरफुल शुड बी काइंड। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, दे हु इन ग्लास हाउसेज मस्ट नॉट थ्रो स्टोन्स, यानी कि जो कहाँ रहते हैं, ग्लास हाउस में रहते हैं, उन्हें दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, यानी कि उनका खुद का घर इतना कमज़ोर है और वो दूसरों पर पत्थर फेंक रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। तो यहाँ भी जो वर्ब है वो दे के अकॉर्डिंग आएगी, तो दे के साथ हमेशा क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, तो यहाँ पर लिव आपका करेक्ट हो जाएगा, ए यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, है ना, दे हु लिव। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, ही दैट डाउन नीड फियर नो फॉल, यानी कि यहाँ पर भी जो वर्ब है वो सभी यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आएंगी, ही के अकॉर्डिंग, तो ही के साथ इज हम यूज़ करते हैं। सो ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल, यानी कि जो ज़मीन से जुड़े होते हैं उन्हें गिरने का भय नहीं होता, ये एक ईडियम फ्रेज भी है, कहावत भी है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, यू हु विजडम मस्ट बी हम्बल, सो यहाँ भी ये फ्रेजेस हैं, सो यहाँ भी आपको यू के अकॉर्डिंग सीख हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब आएगी प्लूरल, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, सीख। सो गाइज ये थे हमारे 125 क्वेश्चन, इसके साथ ही हमारा जो प्रैक्टिस पेपर था 34 कंप्लीट हो गया रंजीत सर की बुक से। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।